लास्ट क्लास में हम पहुंच चुके थे सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ एपीसी। एपीसी के बारे में कुछ जरूरी फैक्ट्स हैं जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए क्या है वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है, पहले नोट कर लीजिएगा फिर मैं बताऊंगा कि एपीसी इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। एपीसी इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। एपीसी क्या है? एपीसी क्या है? एपीसी एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी। क्यों है भाई स्टॉक कॉन्सेप्ट? अगर समझें इस लाइन को कि एपीसी स्टॉक कॉन्सेप्ट क्यों है, तो आप ये नोटिस करिए कि जब भी आप लोग एपीसी के बारे में बात करते हैं तो एपीसी का फॉर्मूला क्या लिखते हैं आप? एपीसी का फॉर्मूला, आप एपीसी का फॉर्मूला लिखते हैं C/Y। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? तो जब आप लोग एपीसी के बारे में बात कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो कंजम्पशन है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इनकम है उसको डिवाइड करने के बाद क्या निकलता है? ऑब्वियस सी बात है एपीसी निकलता है। तो एपीसी अपने आप में एक स्टॉक कॉन्सेप्ट को शो कर रहा है। अगर आप लोगों को और थोड़ा मैं डिटेल में कराऊं तो आप लोग डायग्राम देख सकते हैं। सभी ने डायग्राम वैसे बनाया भी होगा, ऐसा नहीं है कि डायग्राम नहीं बनाया होगा एपीसी का। तो एपीसी का डायग्राम ऐसे ही बनाते हैं कि हम लोग नॉर्मल अपना कंजप्शन कर्व बना देते हैं। ये जो हमारी वाई एक्सिस होती है इस पे हम लोग शो करते हैं कंजम्पशन। ठीक है जी। और जो हमारी एक्स एक्सिस होती है इस पे हम शो करते हैं इनकम। और ये जो लाइन हमारी खींची है ये कंजप्शन कर्व। ठीक है। अब कंजप्शन कर्व के बारे में बात करूं तो ये कोई जो भी पर्टिकुलर पॉइंट है, जैसे कि ये पर्टिकुलर पॉइंट है या ये पर्टिकुलर पॉइंट है या ये पर्टिकुलर पॉइंट है, ये सारे पॉइंट अपने आप में एपीसी को शो कर रहे हैं। कैसे? ये देखा जाता है कि इस पॉइंट पे हमारी इनकम कितनी है और इस पॉइंट पे हमारा कंजम्पशन कितना है। समझ में आ रही है बात? इनकम कितनी है और कंजम्पशन कितना है। जैसे मान लीजिए इनकम है हमारी 100 और कंजप्शन कितना है 120, तो एपीसी की वैल्यू क्या आएगी? एपीसी की वैल्यू क्या आएगी? 1.2। क्लियर हो गई बात? फिर मान के चलिए, फिर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई अगली बारी में इनकम कितनी है, तो मैंने ले ली इनकम तो कितनी है, इनकम तो हमारी 200 है, लेकिन हमारा खर्चा उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है। तो खर्चा क्या है? एक सेकंड को मैं हटा दूं। तो मान लीजिए खर्चा क्या है जी, हमारा कंजप्शन कितना है? मान लीजिए कंजप्शन 200 है। तो इस पॉइंट पे जो एपीसी आएगा वो क्या आएगा? एपीसी क्या आएगा? 1। फिर मैंने और आगे बढ़ा और मैंने चेक किया कि भाई कि मेरी इनकम कितनी है, तो मैंने कहा इनकम यहाँ पे 300 है और मैंने कहा कंजप्शन कितना है इस पॉइंट पे। तो इस बार कंजम्पशन को जब नोट कर रहे हैं तो कंजम्पशन इस बार 280 है, मतलब और भी पहले से कम है। कंजम्पशन और भी पहले से क्या है? कम है। तो इसका मतलब ये निकला कि एपीसी की वैल्यू अब 1 से भी कम आएगी, 0.9 समथिंग आएगी। जो भी आया आगे, मैंने तो डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही नंबर लिया है। तो आप इससे क्या समझ रहे हैं कि हर पॉइंट अपने आप में एपीसी दिखा रहा है। सपोज कीजिए ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट क्या है, सपोज करो डी ले लिया। तो ये सारे पॉइंट क्या दिखा रहे हैं? ये सारे पॉइंट अपने आप में डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एपीसी दिखा रहे हैं। और जैसे जैसे, और वो तो खैर बात अलग है, लेकिन हर पॉइंट एक पर्टिकुलर अपने आप में, हर पॉइंट अपने आप में पर्टिकुलर वैल्यू को दिखा रहा है। ठीक है जी। तो कंजम्पशन को जब मैंने डिवाइड किया है किससे? इनकम से, तो एपीसी आ रहा है। और मैंने बताया भी है, पहले भी हम लोगों का डिस्कशन हुआ है
स्टॉक क्या है? जैसे एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर किया जा सके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी आगे की कहानी क्या कहती है। दूसरे नंबर पे आपको ये चीजें नोट करते हुए चलनी है साथ में, राइट? डायग्राम दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज डायग्राम ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं, तो डायग्राम तो मत बनाना। आगे क्या लिखा हुआ है कि अगर आप एपीसी और इनकम में रिलेशन देखें तो आपको इनवर्स रिलेशन नजर आएगा। आपको नजर आएगा कि अगर आपकी इनकम यानी वाई बढ़ रही है तो आपका भले बेशक कंजम्पशन बढ़ रहा हो, लेकिन आपकी एपीसी की जो वैल्यू है वो क्या होती जा रही है? वो कम होती जा रही है। देख लीजिए, इनकम 100 से 200 हो रही है, फिर 200 से 300 हो रही है, लेकिन एपीसी की जो वैल्यू है वो 1.2 से फिर 1 और 1 से फिर 0.9, मतलब डिक्रीज होती जा रही है। और उसका इसका हम लोग वाइस वर्सा भी पढ़ सकते हैं कि अगर इनकम कम हो तो कंजम्पशन भी कम होगा, लेकिन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे कि एज, ऐसे लिख सकते हैं कि there is an inverse relation between disposable income ठीक है, that is Y and consumption ठीक है, फुल स्टॉप। as increase in income APC also increases and vice versa। क्लियर हो गई भाई बात? ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को मेरा? ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आ जाऊं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? अच्छा, इसी लाइन को, ये जो मैंने बताया है कि भाई दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होता है, दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। समझ में आ रहा है? दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। इसी बात को हम लोग दूसरे शब्दों में और कैसे लिख सकते हैं? हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एज वी मूव फॉरवर्ड ऑन कंजप्शन कर्व कॉमा एपीसी फॉल्स, ठीक है, कि जैसे जैसे हम कंजप्शन कर्व पर आगे की ओर बढ़ते जाते हैं एपीसी की वैल्यू कम होती जाती है, एपीसी की वैल्यू अपनी जगह से डिक्रीज होती जाएगी। कारण क्या है? रीजन क्या देंगे? बिकॉज, अब इन दोनों ही बातों का रीजन क्या होगा? बिकॉज प्रोपोर्शनेट change in consumption is always less than proportionate change in income। एक सेकेंड, हाँ, इनवर्स रिलेशन है, यस 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 यस, इनवर्स रिलेशन। हाँ, ये गड़बड़ हो गई। एपीसी डिक्रीजेज, एपीसी डिक्रीजेज होगा ना, इनवर्स रिलेशन, हाँ वो गलत लिख दिया मैंने। एपीसी देखोगी, अगर इनकम बढ़ रही है तो एपीसी डिक्रीजेज या फॉल्स एंड वाइस वर्सा।
ठीक है, is always less than is less than proportionate change in income। ठीक है, अब सही है, अब सही है। यहाँ तक अगर सभी बच्चों का हो गया हो तो जरा फटाफट से ए फॉर एप्पल टाइप कर दीजिए। जिन जिन बच्चों का हो गया हो ए फॉर एप्पल टाइप कर दीजिए। जिस जिसका होता जाए ए फॉर एप्पल टाइप कर दीजिए ताकि फिर मैं पेज टर्न कर सकूं। और किसका रह गया, देव का रह गया क्या? देव हो चुका है, नहीं हुआ है? सर लास्ट लाइन। सर हो गया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके बाद एक तीसरी चीज ये आती है कि हमेशा याद रखना, अमीरों की तुलना में गरीबों की एपीसी हमेशा ज्यादा होगी। बच्चे पूछते हैं सर क्यों, एग्जाम्पल दीजिए। पहले लिख लेते हैं कि एपीसी ऑफ पुअर इज ऑलवेज more than APC of rich। ठीक है, इसका रीजन बताता हूं। बिकॉज a poor spend greater a poor has more unsatisfied needs than a rich, due to which he spend greater proportion of their income on consumption than a rich। ठीक है, क्लियर है जी? सभी को बात अच्छे समझ में आ गई? अब इसको समझा देते हैं, समझाया नहीं अभी। मान के चलो एक तरफ मैंने ले लिया रमेश, एक तरफ मैंने ले लिया रमेश जो कि क्या है, एक पुअर पर्सन है। इसकी इनकम जो है मंथली 10,000 रुपीज है पर मंथ। और एक है मान लीजिए रिया जो कि एक रिच है और इसकी जो इनकम है वो 1,00,000 रुपए पर मंथ। तो बताइए ज्यादा खर्च कौन करेगा, ज्यादा खर्चा कौन करेगा? रमेश। अगर आप कंजप्शन देखें तो रिया का ज्यादा होगा। रमेश अगर अपनी इनकम में से सपोज 9,000 भी खर्च कर देता है, बिकॉज उसकी इनकम ही कम है, तो उसकी नीड्स ऐसी बहुत सारी होंगी जो अभी उसने अपनी लाइफ में पूरी नहीं करी। उसे हो सकता है नया टीवी लेना हो, नया फ्रिज लेना हो, बच्चों की स्कूल फी पे करनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रिया क्योंकि एक रिच है
उसकी इनकम बहुत ज़्यादा है, नो डाउट वो रमेश के कंपैरिजन पैसे ज़्यादा खर्च करेगी। जहाँ रमेश अपनी ज़रूरतों के लिए 9,000 खर्च कर रहा है, रिया अपनी इनकम का 50,000 खर्च कर रही है अपने कंजप्शन का। समझ में आ रही है बात क्लियर है? लेकिन यदि आप एपीसी निकालेंगे तो 9,000 अपॉन 10,000 करोगे तो 0.9 आएगा, जबकि अगर आप रिया की एपीसी निकालोगे तो 50,000 यदि आप अपॉन 1 लाख करोगे तो आंसर 0.5 आएगा। तो बताइए किसकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा है? कंजम्पशन जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो रिच का ज्यादा है, लेकिन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है, जो एपीसी है, वो पुअर की ज्यादा है। और समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? समझ में आ रही है बात ऐसी क्यों हो रही है? बताइए, कोई मुझे बता सकता है ऐसा क्यों हो रहा है? जल्दी जवाब दीजिए। कोई नहीं बता सकता क्या? इतना टफ क्वेश्चन पूछ लिया मैंने। हाँ जी, इतना कठिन सवाल तो भाई नहीं पूछा मैंने, क्या बता नहीं पा रहे? क्योंकि रमेश की बहुत सारी ऐसी अनसेटिस्फाइड नीड है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी नीड्स हैं जो अभी अनसेटिस्फाइड। रिया की नीड्स ऑलमोस्ट सेटिस्फाइड। आगे बढ़ जाए, नोट डाउन हो गया? हटा दूं? यस सर। यस सर। चलिए, जिसका नोट डाउन हो गया वो जरा बी फॉर बॉम्बे टाइप कर दें जल्दी से। 6 बच्चों का बी फॉर बॉम्बे मिल जाना चाहिए मुझे। चलिए, 6 बच्चों ने अपना बी फॉर बॉम्बे मुझे टाइप करके भेज दिया है, दैट्स वेरी गुड। अब बात आती है तीसरे जो पॉइंट है हमारा, जो लास्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, क्योंकि 3 पॉइंट मैं करा चुका हूँ। तो आप लोगों को अगला पॉइंट ये याद होना चाहिए कि एट ब्रेक इवन पॉइंट, एट नोट्स में तो आप जितना ब्लैक से लिख रहा हूँ उतना आप नोट्स में लिखिए, वो तो जरूरी है। रेड वाला पोर्शन जो मैं लिखता हूँ रेड मार्कर से, वो मैं इसलिए लिखता हूँ, वो आपको समझाने के लिए है। तो आप चाहें तो उसे पेंसिल से या किसी अलग पेन से नोट डाउन कर लीजिएगा, वो आपको समझने में, नोट समझने में हेल्प करेंगे। बट अगर आपका एग्जाम आता है तो आपको अपने एग्जाम के अंदर सिर्फ वही लिखना है जो मैंने ब्लैक पेन से लिखा है, यानी यहां से लेके और यहां तक। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब अगर मैं ब्रेक इवन पॉइंट की बात करूं, एट ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट पे तो आपको याद रखना है कि एपीसी इज इक्वल टू 1 या एपीसी इज 1, ऐसे लिख सकते हैं, एपीसी इज 1। उसका रीजन क्या है? रीजन समझिए, बिकॉज एट दिस लेवल इस लेवल पर, मतलब ब्रेक इवन लेवल पर इनकम और कंजप्शन बराबर होता है। याद आया किसी को? ब्रेक इवन पॉइंट क्या बताया था? जहां इनकम और कंजप्शन बराबर होता है। मान लो इनकम 100 तो कंजप्शन 100, इनकम 200 तो कंजप्शन 200। तो जब आप एपीसी निकालेंगे और दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही बराबर है, मान लो दोनों लेट से 100 है, तो कट के 1 ही आएगा ना। तो ये सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट पे ही पॉसिबल है। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट का कॉन्सेप्ट हो चुका है। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे सेंटर में हेडिंग डालेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एपीसी। एपीसी के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हम लोग नोट करेंगे, ठीक है? क्या लगता है आपको एपीसी का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? कहां तक जा सकता है एपीसी? तो हम लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ, नॉट वैल्यूज, इट्स वैल्यू, maximum value of APC is
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एपीसी इज व्हाट इज, एक सेकेंड होल्ड कीजिए। हेलो, हाँ जी, वॉइस क्लियर है। तो कहाँ तक हम लोग पहुंचे? हम लोग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तक पहुंच चुके हैं, और आइए जरा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज को भी डिस्कस कर लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एपीसी क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एपीसी इज मोर देन, क्या होगी? More than one. हाँ जी, तो बात ये चल रही थी कि हम लोग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एपीसी जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एपीसी इज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एपीसी इज, अब कायदे से, अब नोट मत कीजिएगा, पहले समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एपीसी इज इनफाइनाइट। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एपीसी इज इनफाइनाइट। लेकिन जब आप लोग बुक्स में देखेंगे तब आपको ये लगेगा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एपीसी इज मोर देन वन। ठीक है, मतलब ये जो लाइन लिखी हुई है कि मोर देन वन होती है, ये बुक्स में मिलेगी, लेकिन एक्चुअल जो वैल्यू होती है, जो रियल वैल्यू है, वो आपको पता होना चाहिए कि भाई इन्फिनिटी है। यार मैं बड़ा परेशान। हाँ जी, तो क्या था? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एपीसी इज मोर देन वन। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ एग्जाम में क्या लिखना है। मैं दोनों चीजें क्लियर करूंगा, आप देखते जाइए। आप लोगों ने बचपन में, सभी बच्चों ने नंबर लाइन देखी होगी, सभी बच्चों ने नंबर लाइन देखी हुई है। और नंबर लाइन में सभी को पता है यहाँ जीरो है, राइट साइड में पॉजिटिव इन्फिनिटी के नंबर होते हैं, लाइक +1 +2, है ना। और लेफ्ट साइड में -1 -2, और लास्ट में आते आते नेगेटिव इन्फिनिटी हो जाता है, सभी को पता होगा। यदि आपको मैक्सिमम वैल्यूज की तलाश होती है तो आप लोग हमेशा राइट में देखते हैं, और मिनिमम वैल्यूज की तलाश होती है तो आप हमेशा लेफ्ट में देखते हैं। मतलब लेफ्ट में मैक्सिमम कितना जा सकते हैं, कितना, मतलब राइट टू लेफ्ट लीड करना है। ठीक है ना, या ऐसे समझ लीजिए, या ऐसे समझ लीजिए, ऐसा लिखना भी सही नहीं है, ऐसा लिख देते हैं कि मैक्सिमम वैल्यूज के लिए हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे। लेफ्ट से राइट कितना आगे तक अपने आप को पुश कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ तक हम लोग रीच कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यूज है। और मिनिमम वैल्यूज के लिए हमेशा उल्टा होगा
कि हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ पुश करेंगे कि भाई ज्यादा से ज्यादा हम कहाँ तक जा सकते हैं, वो मिनिमम वैल्यू। क्लियर है? यदि आप एपीसी को देखें तो नॉर्मली एपीसी को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एपीसी को निकालने का फॉर्मूला होता है C/Y। और याद होगा आप लोगों को एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, जीरो लेवल ऑफ इनकम सबको याद होगा, C इज स्टिल पॉजिटिव, कंजम्पशन तो फिर भी पॉजिटिव ही होता है या नहीं होता? बताओ, होता या नहीं होता? तो अगर मान के चलिए एग्जांपल में लेट से कि मान लीजिए इनकम मेरी 0 है और कंजप्शन मेरा 40 है, तो आंसर मेरा क्या आएगा मैथमेटिकली? आंसर क्या आएगा मैथमेटिकली? इन्फिनिटी आएगा। और इन्फिनिटी जो है वो नंबर लाइन पे राइट साइड की सबसे लास्ट लिमिट है। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि भाई लास्ट लिमिट है, इसके बाहर तो कुछ होता ही नहीं, ये राइट साइड की लास्ट लिमिट है। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू सर्च करनी हो तो आप लेफ्ट से राइट लीड करेंगे, तो लेफ्ट से राइट जाते 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 आप तो कहाँ पहुंच गए? इन्फिनिटी तक। अब इन्फिनिटी से भी आगे जाओगे क्या? तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक पहुंच गई? इन्फिनिटी तक पहुंच गई। क्लियर हो गई बात? लेकिन बुक्स में इन्फिनिटी नहीं लिखा होता, बुक्स में आपको मोर देन 1 लिखेगा हमेशा। कारण, उसका कारण क्या है? कारण ये है कि जब हम लोग डायग्राम बनाते हैं, जब हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम में हमारा ये वाला स्केल वाई स्केल होता है, ये वाला स्केल एक्स स्केल होता है। तो किसी भी स्केल पे क्या इन्फिनिटी दिखाना पॉसिबल है? लाइक हम 10 दिखा सकते हैं, 20 दिखा सकते हैं, 30 दिखा सकते हैं, क्या हम इन्फिनिटी शो कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। इसीलिए हमेशा हम जो इन्फिनिटी वाला पॉइंट होता है उसको क्या ले लेते हैं? डैश ले लेते हैं। समझ में आ गया? और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई एपीसी की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 से भी ज्यादा होती है। अब देखा जाए तो इन्फिनिटी जो है क्या वो 1 से ज्यादा है या नहीं? अगर आप ध्यान से देखें तो क्या इन्फिनिटी 1 से ज्यादा? आप बुक्स कह रही हैं कि मैं एपीसी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 से ज्यादा हो सकती है। 1 से ज्यादा क्या? 2, 3, 4 सब 1 से ही ज्यादा है, 5, 8, 10, 12। लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहते हैं तो एक पर्टिकुलर वैल्यू इन्फिनिटी होगी। क्या मेरी बात आप लोगों तक डिलीवर हो रही है? जल्दी बताइए, Yes, sir. बात समझ में आ रही है? तो अगर हम सच्चाई पे बात करें तो इन्फिनिटी है, लेकिन इन्फिनिटी क्योंकि ग्राफ में शो नहीं हो सकता, इसीलिए जब भी आप देखेंगे, जहां भी आप देखेंगे, आपको यही दिखाई देगा कि एपीसी इज मोर देन। क्लियर है? एग्जाम में मोर देन 1 ही लिखना है। समझ में आ गई बात? बोलो। Yes, sir. तो अगर इसका रीजन Yes. तो अगर इसका रीजन लिखा जाए इस बात का, तो इस बात का रीजन क्या लिखा जाएगा जी? इस बात का रीजन क्या लिखा जाएगा कि आंसर जो है वो इन्फिनिटी होता है या मोर देन 1 होता है, जो भी है? तो आंसर ये लिखा जाएगा कि देयर इज there is there is always there is always some minimum consumption, there is always some minimum consumption for survival even at zero level of income। ठीक है? जीरो लेवल ऑफ इनकम पर, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कुछ ना कुछ सर्वाइवल के लिए तो खर्च करना ही पड़ेगा, और ऐसी कंडीशन में आंसर हमेशा 1 से ज्यादा आएगा। समझ में आ रही है बात? अब ये तो थी मैक्सिमम वैल्यू की बात कि भाई मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। अगर मिनिमम वैल्यू के लिए बात करें तो क्या हो सकती है? गैस करिए। मिनिमम वैल्यू ऑफ एपीसी इज क्या होगी? गैस करिए। कम से कम भी अगर हम वैल्यू लेंगे तो अपने आप को राइट से लेफ्ट में पुश कीजिए। Sir, less than 1. लेस मोर देन 0।
इज मोर देन 0, कि चाहे कितनी भी कम होगी बट एटलीस्ट 0 से तो ज्यादा ही होगी। कारण क्या है? फिर वही वाली बात, भाई एपीसी कैसे निकालते हो? C/Y। मैथमेटिकली कोई आंसर 0 कब आ सकता है? जब ऊपर वाला एलिमेंट 0 हो। क्या कंजप्शन कभी 0 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। हो सकता है कभी कंजप्शन 0? भाई कुछ नो भी सर। रहेगा। मैं कह रहा हूँ अगर आप 100 भी अर्न कर रहे हो तो चाहे 1 रुपए ही खर्च करो, कुछ तो करोगे ही, तो भी आंसर 0.01, मतलब कुछ ना कुछ तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। आप ये कभी नहीं कह सकते कि भाई 100% जो है आंसर जो है वो 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो आंसर इसका क्या लिखेंगे? बिकॉज सी कैन नेवर बी, बिकॉज कंजम्पशन कैन नेवर बी 0। कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं हो सकता। कंजम्पशन ऑलवेज रिमेन्स। कंजम्पशन हमेशा कैसा रहता है? कैसा रहता है? पॉजिटिव, कॉमा लगाते हुए, इवन एट 0 लेवल ऑफ इनकम। भाई बात समझ में आ गई या नहीं आई? बोलो। आगे सर। आ गई? तो इसका मतलब, हाँ जी बताइए, बताइए, बोलिए बेटा, कुछ कहना चाहते हो? पूछ सकते हो कुछ अगर नो तो। सर। आप पूछिए। सर नहीं पूछना। अच्छा, तो भाई इतना कर लेने के बाद आगे अगर हम बढ़े तो आगे की कहानी क्या कहती है? आगे की कहानी कहती है बस, तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू की अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज क्या होगी कि भाई एपीसी की जो रेंज होगी वो कहाँ तक पहुंच रही थी? इंफिनिटी तक, बट 0 से ज्यादा थी। समझ में आ गया? पर क्योंकि बुक तो ये नहीं कहती है, बुक इन्फिनिटी का यूज ही नहीं करती है, बुक तो कहती है 1 हो सकती है, 1 से ज्यादा हो सकती है। तो इसका मतलब एपीसी की वैल्यू जो है, मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक होगी? मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मोर देन 0 और मैक्सिमम 1 मोर देन 1। मोर देन 1। ठीक है, 1 हो सकती है या 1 से ज्यादा भी हो सकती है। आ रही है बात समझ में? यस सर। समझ में आ गई? तो बुक जो है वो ये कहती है, बुक जो है वो ये कहती है, और रियलिटी जो है वो ये है। समझ में आ गई बात? भाई नोट हो गया, बढ़ा लूं आगे? यस सर। अरे एक ठीक है, मिनट। हाँ देख लो आराम से। डन? यस। बढ़ जाए आगे? हाँ जी सर। चलिए भाई, अब अगला जो टॉपिक आता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कंजम्पशन प्रोपेंसिटी दो होती हैं, एक होती है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एक होती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो सेकेंड वाली आज हम करने जा रहे हैं, क्या नाम है? मार्जिनल मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यानी अगर इसकी वो बनेगी, क्या बनेगी? अगर शॉर्ट फॉर्म बनेगी तो एमपीसी बोलेंगे, एक्रोनिम इसको। और एमपीसी क्या है? जब भी हम लोग मार्जिनल पढ़ते हैं तो मार्जिनल का मतलब हम लोग समझते हैं कि मार्जिनल मतलब हम लोग चेंज के बारे में बात कर रहे हैं, वन एडिशनल के बारे में बात कर रहे हैं। तो कुल मिला के अगर मैं इसको आप लोगों को समझाऊं तो ऐसे समझा सकता हूं कि एक ऐसे समझिए कि मान के चलिए एग्जांपल में कि इनकम जो है वो 100 करोड़ थी, फिर बाद में इनकम जो है आपकी 100 से 200 हो गई। ठीक है, आपका जो कंजम्पशन था वो पहले 70 था,
बाद में वो 100 हो गया। तो बताइए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला होता है कि कंजप्शन में आने वाला चेंज डिवाइड बाय इनकम में आने वाला चेंज। कंजप्शन में चेंज कितना आ रहा है? 100 माइनस 70, और जो इनकम में चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है? 200 माइनस 100। तो कंजप्शन में 30 का चेंज आया, इनकम में कितने का चेंज आया? इनकम में 100 का चेंज आया, डिवाइड करने से क्या आ गया? 0.3। आया कुछ समझ में नहीं है? आया कुछ समझ में नहीं आया? जल्दी बताओ। तो एमपीसी जो है वो क्या है? वो चेंज को शो करती है। तो लिखना शुरू करेंगे इसके अंदर, इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन consumption to the corresponding change in total income, corresponding change in total income। ठीक है, फॉर्मूला हो जाएगा सेंटर में एमपीसी का डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। इसे इस तरीके से बॉक्स में कर लीजिएगा। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, इफ consumption expenditure increases from rupees 70 crore to rupees 110 crore with an increase in income of rupees 100 crore to rupees 200 crore, then एमपीसी कैसे निकलेगा? फॉर्मूला डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, विच इज 110 माइनस 70 अपॉन 200 माइनस 100, क्या आ जाएगा? 40 अपॉन 100 यानी 0.4। इसका मतलब ये है कि 40% ऑफ इंक्रीज इनकम, 40% ऑफ इंक्रीज इनकम is spent on consumption। ठीक है जी, हो गया सभी का?